हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास। रस समीकरण मिति गणनाओं में मोल संकल्पना का अनुप्रयोग। इससे पहले हमने देख चुके हैं, क्या देखे हैं इससे पहले हमने देखा है सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, और उसमें सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में सामान्यतः 2-4 विधियां बताई गई हैं। यहाँ पर आपके 11th में इतने ही हैं, और आज देखते हैं उसका नेक्स्ट मोल संकल्पना का अनुप्रयोग। सबसे पहले समझिए कि रस समीकरण मिति क्या है, स्टाइकियोमेट्री क्या है। तो स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है जिसमें अवयवी संगठनों, रासायनिक अभिक्रिया में जो अवयवी संगठन होते हैं उनका अनुपात जो है अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गणना। अब रस समीकरण मितीय गणना में सबसे पहले समझते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण हम किसी भी दो तत्व को या दो यौगिक को आपस में जब जोड़ करके रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। तो उसको लिखने का, उसको जमाने का, उसको समझने का एक तरीका होता है। तो उसे हम कैसे समझेंगे, उसको बाय डिफिनेशन, बाय परिभाषा के द्वारा उसको हम कैसे किसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहेंगे, इसको आज हम देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा देखिए, एक परिभाषा है उसका, उसके दो परिभाषा है अपने अपने अनुसार। तो पहले देखते हैं पहला परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ यानी कि उत्पाद को रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। दूसरा इसका परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया या किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की जो विधि है कहलाती है रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसका परिभाषा, देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र तथा संकेतों द्वारा प्रकट करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। या दूसरा परिभाषा भी बताए हैं पहले कि जो पदार्थ हम लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और अभिकारक से बनता है उत्पाद। तो उनको एक क्रम से, एक अच्छे ढंग से जब दर्शाते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं कि सीधा सा इसको अगर एक शब्द में कहें तो आप भी कह सकते हैं संक्षेप में तत्वों को संकेत द्वारा दर्शाना। इसका शॉर्ट परिभाषा भी बन सकता है संक्षेप में तत्वों को संकेतों द्वारा दर्शाना। एक ये हो जाएगा और एक ये। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण के हमें 3 यहां पर परिभाषा मिल गए। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो देखिए, मान लीजिए
सिल्वर नाइट्रेट का जो अणु है या यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट, वो क्रिया करता है सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से, और ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर देखिए इनको परिभाषा के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों तथा संकेतों द्वारा प्रकट करना। तो यहाँ पर हमने इसको इसका सूत्र क्या है सिल्वर नाइट्रेट का, तो AgNO3, सोडियम क्लोराइड का क्या है तो NaCl। इन दोनों का जब अभिक्रिया कराया गया तो ये कहलाते हैं यहां तक अभिकारक और इनसे बना हुआ ये कहलाता है उत्पाद। तो याद रखिए अभिकारक क्या है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद क्या है तो जो अभिकारक के द्वारा रासायनिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है या बनता है, वो कहलाता है उत्पाद। अब यहां पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आज हम देखते हैं कि अलग अलग यौगिकों को, अलग अलग तत्वों को आपस में मिलाने पर कई प्रकार के ऑक्साइड, कई प्रकार के हाइड्राइड और कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थ बनते हैं। तो उसको कितने मात्रा में कैसे मिलाया जाए, ये सब इसका जानकारी हमें होना चाहिए। मेडिसिन से अगर लेते हैं तो मेडिसिन में कौन सा जो है पदार्थ, कौन सा अवयव जो है कितने मात्रा में रहता है, उसका एक निश्चित डोज रहता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में हम देखेंगे। तो उसका क्या है, एक तो वास्तविक रूप से रासायनिक परिवर्तन को दर्शाना चाहिए, वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। अगर वो वास्तविक रूप से रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया को क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। बिना संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एक साइड हाइड्रोजन का संख्या 4 है अभिकारक के समय, और उत्पाद वहीं पर बना तो हाइड्रोजन जो है 4 से 6 हो गया, तो वो भी बैलेंस नहीं है, तो उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी यौगिक लिए जाते हैं वो आणविक रूप में होते हैं। अगर वो आणविक रूप में नहीं है तो उनको आणविक रूप में बदला जाता है। तो इस प्रकार से ये है रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यकता, या रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी। तो हमने अभी एक रासायनिक समीकरण लिखा था कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो वहां पर सिल्वर क्लोराइड बनता है और साथ में बनता है सोडियम नाइट्रेट। तो हमें ये कैसे पता चला, हमें इसका जानकारी कैसे हुआ। तो ये जानकारी हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो परिमाणात्मक जानकारी, और दूसरा जानकारी होता है गुणात्मक जानकारी। तो समझते हैं ये परिमाणात्मक जानकारी और गुणात्मक जानकारी एक अभिक्रिया में कैसे जान सकते हैं। तो देखिए गुणात्मक जानकारी क्या होता है, पहला देख लेते हैं। गुणात्मक जानकारी, तो अब समझते जाइए गुणात्मक जानकारी में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त करना है। तो गुणात्मक जानकारी हमें पहले तो क्या ज्ञात करना है कि कौन से पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और कौन सा उत्पाद निर्मित कर रहे हैं। एक पॉइंट, कौन से पदार्थ
क्रिया कर रहे हैं और कौन सा उत्पाद बना रहे हैं। और कौन सा उत्पाद बना रहे हैं। इसी प्रकार इसमें इस कड़ी में दूसरा जानकारी हमें क्या मिलता है कि अभिक्रिया जो है किन परिस्थितियों में क्रिया कर रहा है, या अभिक्रिया जो है किन परिस्थितियों में हो रहा है। अब परिस्थिति क्या क्या होता है, तो परिस्थिति होता है ताप, दाब, आयतन। तो ये किन परिस्थितियों में क्रिया कर रहा है। इसके अलावा एक और भी होता है उत्प्रेरक। ये हमें जानकारी रासायनिक समीकरण से जानकारी मिलती है। तीसरा है क्रिया कारक और उत्पाद। हमने देखा है, यहां पर लिख देते हैं एक समीकरण को, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर हमें ये कौन से अवस्था में हो रहा है, ताप, दाब की स्थिति, आयतन, यहाँ क्या यहाँ पर कोई प्रेरक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। और दूसरा क्या है कि क्रियाकारक और उत्पाद जो है किस अवस्था में है, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, या इससे बनने वाला ये जो पदार्थ है सॉलिड है या लिक्विड है, इसके बारे में हमें रासायनिक समीकरण से जानकारी होती है। फिर हमें क्या जानकारी होती है कि अभिक्रिया जो है क्या एक ही साइड हो रहा है, अर्थात क्या सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, तो ये जो है एक ही साइड हो गया, इसलिए इसको एक तीर से दर्शाया गया है। अगर ये दोनों साइड होता तो यहाँ पर दर्शाते, इसके बारे में हमें जानकारी होती है। किसी अब अभिक्रिया जो है उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है, इसके बारे में जानकारी होती है कि अभिक्रिया में हमें बाहर से ऊर्जा लगाना पड़ रहा है या अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, ये हमें जानकारी मिलती है रासायनिक अभिक्रिया से। फिर लास्ट में है कि अभिक्रिया जो है किस माध्यम में हो रहा है। किस माध्यम में कहने का अर्थ ये है, कई बार अभिक्रियाओं को निर्वात में कराया जाता है, कई बार अभिक्रियाओं को जलीय अवस्था में कराया जाता है, और कई बार अभिक्रियाओं को कुछ अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग आयतन, एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित आयतन पर कराया जाता है। तो इन सब का जानकारी हमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। इससे पहले इन सब के बारे में हम 10वीं क्लास में ये सब दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर चूंकि डिटेल नहीं है तो यहाँ पर इसको डिटेल में दिया गया है और डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल, जिससे परिमाणात्मक जानकारी और गुणात्मक जानकारी और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसका गुणात्मक जानकारी क्या है, तो गुणात्मक जानकारी यही है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। लेकिन इसकी अगर मात्रात्मक जानकारी देखें, अगर इसका मात्रात्मक जानकारी देखें तो हमें क्या क्या मालूम होता है। देखिए यहाँ पर एक अनुपात में है नाइट्रोजन, 3 अनुपात हाइड्रोजन, ये मिल करके 2 अनुपात अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। 1 अनुपात नाइट्रोजन, 3 अनुपात हाइड्रोजन मिल करके 2 की संख्या में अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। अब अगर इसी को इसके द्रव्यमान में लिया जाए, ये तो हो गया अनुपात का बात, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और द्रव्यमान है 14, और चूंकि ये N2 है तो ये हो जाएगा 28 इसका मान आ जाएगा 0.2 एग्जैक्ट मान लेंगे तो, वरना इसका एक नॉर्मल मान लेंगे तो 28। इसी प्रकार हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, 3 की संख्या में है तो इसको 3
गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो इसको गुणा कर देंगे 1.008 से, तो इसका जो मान आ जाता है हमारे पास क्या आएगा 2.006। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है 3 आयतन में है, तो 3 आयतन है, तो इसको करेंगे 3 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान भी 1 होता है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2, तो उसका द्रव्यमान 1 और 1 करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.016। अब इसका जो मान होगा ये इतना मिल करके, ये दोनों आपस में मिल करके अमोनिया का कितना बनाते हैं, तो 2, और नाइट्रोजन का हमने कितना निकाला है 14, और हाइड्रोजन का 3 गुणा 1.008। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है 28, हाइड्रोजन के द्रव्यमान ये इसका मान आ जाता है, एक फिक्स है 6.048। तो नाइट्रोजन का कह सकते हैं हम कि 28.02 ग्राम जो है 6.048 ग्राम से क्रिया करके ये बना रहा है 34.068 ग्राम अमोनिया। तो ये इसका परिमाणात्मक जानकारी। बेसिकली हमने देखा कि एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से मिल करके 2 आयतन अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब ये तो हो गया इसका अनुपात के अनुसार, ये हो गया इसका द्रव्यमान के अनुसार। अब यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं चूंकि ये अभिक्रिया जो है पूरी तरह से गैसीय है। कैसी है? गैसीय अभिक्रिया है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, और दोनों गैस आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, तो अमोनिया गैस। तो अगर इसको अमोनिया गैस के रूप में लेते हैं तो इनका किसी गैस के 1 मोल का आयतन हम पहले ही निकाल चुके हैं 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अब 22.4 लीटर होता है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन चूंकि एक आयतन में है, तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 3 × 22 22.4। ठीक, तो इसका जो मान आ जाता है यहाँ पर देखिए 67.2। 67.2। तो ये नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है इसलिए। अब यहाँ पर अमोनिया देखते हैं, अमोनिया कितना बन रहा है, तो 2 गुणा अमोनिया 1 मोल का आयतन हमने क्या निकाला है 22.4 लीटर, तो इसको भी हम गुणा कर देंगे 2 गुणा 22.4, और ये इस प्रकार से ये मान आ जाता है हमारा 44.8 लीटर। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की जानकारी हो गई। एक तो कि नाइट्रोजन का 1 अनुपात हाइड्रोजन के 3 अनुपात से क्रिया करके 2 अनुपात अमोनिया बनाता है परिमाणात्मक जानकारी में। दूसरा उसके द्रव्यमान के अनुसार अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो है हाइड्रोजन के 6.048 ग्राम से क्रिया करके 34.068 ग्राम अमोनिया का निर्माण करता है। अगर यहाँ पर देखते हैं कि अभिक्रिया जो है गैसीय है, तो गैसीय अभिक्रिया को हम ग्राम में नहीं लेते हैं, उसको आयतन में लेते हैं। तो अब उसका आयतन देख लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, और यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 आयतन है तो वो तो सेम आ जाएगा 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 मोल लिया गया है, तो 3 मोल को 22.4 से गुणा किए तो ये माना गया 67.2
और इस प्रकार से ये 22.4 लीटर और ये 67.2 लीटर आपस में क्रिया करके अमोनिया के 44.8 लीटर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, चाहे वो गुणात्मक जानकारी हो चाहे वो मात्रात्मक जानकारी हो। अब इसमें भी देखिए कुछ कमियां हैं। रासायनिक समीकरण जैसे लिखा है तो देखिए यहाँ पर कुछ कमी है। अब वो कमी क्या क्या है हम चर्चा करते हैं, जिनको हमें और आगामी पूरा करना है। देखिए उसकी कमी क्या क्या है। तो उसका कमी है कि एक तो ये जो है रासायनिक समीकरण ये नहीं बता पाता कि अभी कारक या उत्पाद जो है गैसीय अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है या लिक्विड अवस्था में है, यानी उसकी भौतिक अवस्था को बता नहीं पाता है रासायनिक समीकरण। दूसरा, रासायनिक समीकरण में लिए गए अभिकारक का सांद्रण कितना है, उत्पाद का और अभिकारक से उत्पाद जो बन रहा है उसका सांद्रण कितना है, इसके बारे में नहीं बता पाता है। फिर ये जो है यह नहीं बता पाता कि ये जो अभिक्रियाएं हैं किन अवस्था में हो रही है, गैसीय जलीय अवस्था में हो रही है या फिर ठोस अवस्था में हो रही है, किस अवस्था में हो रही है ये भी नहीं बता पाता है। तो इसके अलावा ये जो है अभिक्रिया ये भी नहीं बता पाता है कि क्या इसमें कोई उत्प्रेरक शामिल हुआ है जिसके जरिए अभिक्रिया जो है पूर्ण हुई है, ये भी नहीं बता पाता है। फिर अभिक्रिया के वेग के बारे में नहीं बता पाता है। अब जैसे यहीं पर लिखे थे N2 3H2 से 2NH3 तो बन गया, लेकिन क्या यहाँ पर ये कितने वेग से कितना जल्दी ये जो है घटित होगा और ये जो है इसका निर्माण होगा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो ये इन सब इनका कमियां हैं। इसके अलावा इसकी क्रिया विधि देखिए, इसका सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर अभिक्रिया हमने लिखा है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट क्रिया करता है। क्या नाइट्रोजन जो है पहले एक हाइड्रोजन से क्रिया करता है, फिर दूसरे हाइड्रोजन से, फिर तीसरे हाइड्रोजन से, या तीनों हाइड्रोजन से एक साथ क्रिया करता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसी को बोला जाता है इसकी क्रिया विधि। दूसरा, इसमें जानकारी नहीं होता है क्या, तो अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, अर्थात दोनों तरफ चलने वाली है या केवल एक तरफ चलने वाली है, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं होती है। और इसमें जो कमी है वो क्या है, अभिक्रिया मान लीजिए हमने टी टाइम पर शुरू किया और ये जो है टीएक्स टाइम पर खत्म हुआ, तो ये तो हमें यहाँ पर कंफर्म जानकारी नहीं हो रहा है कि टी टाइम पर शुरू किया है तो ये टीएक्स टाइम क्या होगा जिस पर ये खत्म हो रहा है, अर्थात ये टाइमिंग के बारे में भी नहीं बता पाता है रासायनिक अभिक्रिया जो पहले हम देखे हैं। यहाँ पर ये केवल इनको सूत्रों और संकेतों में लिखने का तरीका है। अब इन सब का जानकारी हम कैसे करेंगे, तो इन सब की जानकारी को बाद में इन कमियों को दूर किया गया और प्रत्येक कमी को दूर करके इनको अलग से पॉइंट में दिया गया कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण के जानकारी को हम लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, अब इनकी कमियों को दूर करना। कमियों को दूर करना, तो बहुत सारे कमियां हैं, एक एक करके देखते हैं हर कमियों को कैसे हम पूरा कर सकते हैं या कैसे उसको सुधार सकते हैं कमी को। तो पहला ही हमारा जो कमी था कि अभिक्रिया या अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है वो गैसीय अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होता है। स्पेशली 3 अवस्था होता है, एक तो हो सकता है गैस अवस्था में अभिकारक और उत्पाद जो है, एक हो सकता है आपका जलीय अवस्था में, और एक हो सकता है आपका धात्विक अवस्था यानी जिसको ठोस अवस्था में कह सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, 2H2 प्लस O2, इससे बनता है 2H2O। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है
कि हाइड्रोजन जो है गैसीय है कि जलीय अवस्था है, ऑक्सीजन जो है गैसीय है जलीय अवस्था है, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक अभिकारक में और उत्पाद में जो लिया गया है वो जो है अगर सॉलिड स्टेट में है, अगर ठोस अवस्था में लिया जाता है तो ठोस को दर्शाने के लिए S लगाते हैं, द्रव को दर्शाने के लिए L लगाते हैं, और इसी प्रकार अगर अभिकारक या उत्पाद जो है गैसीय अवस्था में है तो उसको दर्शाने के लिए G लगाते हैं। सब में कोष्टक बंद करके लगाएंगे जब लिखेंगे तब। और अगर जलीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में है तो उसको AQ के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ये दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। और जो H2O बन रहा है, जल जो बन रहा है वो भी हमें किस रूप में प्राप्त होता है, वो भी हमें प्राप्त होता है गैस के रूप में। अब गैस के रूप में क्यों लिखे हैं, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जब ये H2O बनाते हैं तो ये गैस के रूप में भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको लिक्विड के रूप में भी लिख सकते हैं, द्रव रूप में, क्योंकि H2O हमें जल के रूप में, हमारे पृथ्वी में जल पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, तो लिक्विड रूप में पाया जाता है। लेकिन याद कीजिए इसी जल को जब एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो फिर से ये गैस बन करके उड़ जाता है, इसलिए इसको हम या तो गैस लिख सकते हैं या फिर लिक्विड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारे अभी क्रिया करा रहे हैं तो वहां पर देखना पड़ेगा कि इन दोनों को मिलाने पर वो जो है लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है या फिर गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो ये एक समस्या हमारा सुलझ गया कि गैसीय या जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनको कौन कौन से अवस्था में दर्शाना है। दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा समस्या था कि अभिकारक या उत्पाद का सांद्रण कितना कितना लिया गया है, वो हमें जानकारी नहीं हो रहा था। तो उस जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, जो अभिक्रिया होगा, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जिंक प्लस 2HCl, ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं ZnCl प्लस H2। तो यहाँ पर ये क्रिया करके बनाते हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं पता चल रहा है कि HCl जो है सांद्र है तनु है, ये ZnCl जो है सांद्र है तनु है। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस भी अभिकारक या जिस भी उत्पाद को लिया जाता है उसके नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। तो मान लीजिए हमने HCl को तनु लिया है तो यहाँ पर लिख देंगे तनु। इसी प्रकार अगर ये ZnCl हमें सांद्र अवस्था में प्राप्त हो रहा है तो इसको लिख देंगे सांद्र। अभिक्रिया के पश्चात जब जिंक को HCl से क्रिया कराए तो ZnCl जो बना उसमें अगर ये तनु लिया तो, और ये अगर सांद्र बना तो सांद्र, नहीं तो होता ये है कि अगर तनु अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारा उत्पाद भी क्या बनेगा, तनु बनेगा। तो इस प्रकार से ये इसका दूसरा कमी को दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जितने लिखाते जा रहे हैं इनको एग्जाम्पल से आप लिखते जाइए या वीडियो पॉज करके इनको समझते जाइए पॉइंट वाइज, और जो बोल रहे हैं उनको लिखाना पॉसिबल नहीं है प्रत्येक का, इसीलिए एग्जाम्पल से बताते जा रहे हैं। अब तीसरा हमारा जो समस्या था कि अभिक्रिया में जो है अगर कोई गैस बनता है, अभिक्रिया दो उत्पादों को अभिक्रिया कराने, अभिकारकों को अभिक्रिया कराने पर उत्पाद जो बनता है वो अगर गैसीय अवस्था में बनता है तो गैस को हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमेशा किस रूप में पाया जाता है, गैस रूप में। तो गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए हम हमेशा ऊपर वाला एरो का उपयोग करते हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया में कोई भी अगर गैस निर्मित हो रहा है उत्पाद के रूप में, तो उसको हमेशा ऊपर वाले तीर से दर्शाया जाएगा। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, यहाँ पर गर्म किया गया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसीय अवस्था में है। तो उसको हमें स्पष्ट दर्शाना पड़ेगा, गैसीय अवस्था में है, तो उसको ऊपर के तीर से जब दर्शाएंगे तो वहां पर किसी भी अभिक्रिया में देखेंगे और इस प्रकार का तीर अगर नजर आता है तो समझ लीजिए कि वहां पर गैस का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है गैसीय अवस्था का तो पता चल गया। अब अगर अभिकारक जो है क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद बनाने के बाद वहां पर गैस के साथ गैस तो बनता ही है, और इसके साथ साथ अगर वहां पर कोई अवक्षेपण बनता है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको भी एग्जांपल से देखिए कैसे दर्शाएंगे। जब बेरियम क्लोराइड का क्रिया कराया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है। ऐसे समीकरण को लिख देने से तो पता नहीं चल रहा है, तो यहां पर बेरियम सल्फेट जो है प्रेसिपिटेशन के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको दर्शाया जाएगा नीचे वाले तीर से। तो यहां पर समझ आ गया होगा कि किसी भी अभिक्रिया में अगर अवक्षेपण बनता है तो उस अवक्षेपण को नीचे तीर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर हमारा एक और समस्या था कि अगर कोई उत्प्रेरक या अगर कोई वहां पर उत्प्रेरक लिया जाता, उत्प्रेरक कार्य करता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब अभिक्रिया हो रही है तो अगर कोई उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, तो उस उत्प्रेरक को हम यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग हुआ है। तो उसको एक एग्जांपल देखते हैं। ये पोटेशियम क्लोराइड जो है टूट करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और 2KCl और 3O2। तो यहां पर देखिए, इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का उपयोग हुआ है, लेकिन यहां पर ऐसे लिख देने से वो उत्प्रेरक हमें पता नहीं चलता है। तो उस उत्प्रेरक को क्या करेंगे, जो एरो है उस एरो के ऊपर दर्शाया जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है, तो किसकी उपस्थिति में टूटता है, तो वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में ये टूटता है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि अभिक्रिया जो है दो प्रकार का होता है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो दोनों अभिक्रियाओं को कैसे पता करेंगे कि कौन सा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और कौन सा अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, इन दोनों को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये दो तीर का निशान दर्शाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। किसको दर्शाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यही अगर ये जो है एक तरफा रिएक्शन होता, अर्थात
अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण हो रहा है, उसी मात्रा में अमोनिया जो है फिर से टूट करके N2 और H2 में परिवर्तित हो रहा है। अगर यह अभिक्रिया जो है एक तरफा चलता है, एक ही दिशा में चलता, तो हम क्या करते हैं, उसका एक तीर हटा देते और सीधा सीधा उसको ये सिंगल तीर से दर्शाते, जिससे पता चलता कि अभिकारक से उत्पाद का जो परिवर्तन है वहां उत्पाद जो है दोबारा अभिकारक में नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय को दर्शाने के लिए क्या किए, तो सिंगल तीर और डबल तीर का उपयोग करते हैं। इतना आपको जानकारी हो गया। अब एक दो इसमें कंडीशन और बच गए हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशन हैं उनको भी शॉर्ट में जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो अभिक्रिया के लिए अगर हमें कोई ताप या कोई दाब लगाना पड़ रहा है किसी अभिकारक को जल्दी अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, या तो फिर कोई अभिक्रिया जो है एक निश्चित ताप या एक निश्चित दाब पर अगर हो रहा है, तो उस ताप और दाब को हम कैसे दर्शाएंगे, तो ये देख लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं, और ये अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर जो वायुमंडलीय दाब लिया गया है 200 एटमॉस्फेयर, और एक निश्चित ताप भी वहां पर लिया गया है 450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ताप और दाब है उनको अभिक्रिया के जो एरो के निशान हैं उन एरो के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक दो कंडीशन और बच गए। देखिए दूसरा कंडीशन है कि अभिक्रिया जब हो रही है तो अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो रही है या अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो रही है। उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार कार्बन और सल्फर क्रिया करके बनाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, ऊष्मा अगर अवशोषित होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऊष्मा अगर मुक्त होती है तो उसे ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है। ऊष्मा मुक्त होगी तो ऋण चिन्ह से दर्शाया जाएगा, और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे धन चिन्ह से दर्शाया जाएगा। इसका सामान्य अर्थ है समझने के लिए, धन का मतलब यह है कि इसमें जुड़ रहा है। तो क्या जुड़ रहा है, ऊष्मा, मतलब कि हमें ऊष्मा का जरूरत पड़ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन को क्रिया करा करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए। और अगर वहां पर अभिक्रिया के दौरान ही ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रहा है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऊर्जा का जरूरत नहीं पड़ रहा है बल्कि ऊर्जा जो है इससे बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया कि ऊष्मा जरूरत पड़ता है या ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, इसके बारे में बताने के लिए। लास्ट आपका कंडीशन बच गया अब देखिए एक रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो अगर ये अभिक्रिया ऊष्मा देने पर यानी कि हीट देने पर टूटता है तो उस हीट को उसको गर्म करने पर अगर टूटता है अभिक्रिया जो है, तो उसको गर्म करने के संकेत को कैसे दर्शाएंगे, तो तीर के ऊपर ये इस प्रकार के डेल का निशान या इस प्रकार का निशान बनाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि अभिक्रिया जो है यहाँ पर गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण की क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को हमने कैसे कैसे दूर किया गया है, इन सब के बारे में दिया गया है। एक बार शॉर्ट में सबको देख लीजिए।
तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, शॉर्ट में एक सारांश समरी सबका बता देते हैं। तो अगर अभिकारक या उत्पाद का अवस्था दर्शाना है तो अवस्था कैसे दर्शाएंगे? तो अवस्था मुख्य रूप से 3-4 अवस्था हो सकते हैं। अगर जो है अभिकारक या उत्पाद जो है गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए G लिखते हैं कोष्टक बंद करके। ठोस अवस्था में है तो उसको S लिखते हैं। अगर वो जलीय अवस्था में है तो उसके लिए एक्वस लिखते हैं। और अगर ये जो है द्रव अवस्था में है तो उसके लिए लिक्विड लिखते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इनको लिखते कहाँ पर हैं? तो जैसे हमने देखा है, क्या देखा एग्जाम्पल, N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो यहाँ पर इसके गैस को कैसे दर्शाएंगे? तो नाइट्रोजन के नीचे में इस प्रकार से एक छोटे से कोष्टक में प्रत्येक जो अभिकारक के उत्पाद है वहां पर दर्शाया जाता है। फिर अगर यहीं पर कोई अभिक्रिया है जिसमें गैस बन रहा है तो गैस को हम इस प्रकार से ऊपर के तीर से दर्शाएंगे। अगर गैस न बन करके अभिकारक जो है क्रिया करके जब उत्पाद बना रहा है तो उत्पाद में अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है तो उसको जस्ट उल्टा तीर से दर्शाएंगे। तो ये किसका संकेत है? अवक्षेपण। और जो भी अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर किसका हमें प्राप्त हुआ था, बेरियम सल्फेट का अगर अवक्षेपण प्राप्त होता है तो इसको हम इस प्रकार से उल्टा तीर के निशान से दर्शाएंगे। अगर किसी अभिक्रिया को गर्म करके उसको अभिक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है तो गर्म के लिए उसको क्या दर्शाते हैं? जो तीर है, तीर के ऊपर ये डेल्टा का निशान लगा देंगे तो इससे पता चल जाता है कि अभिक्रिया जो है गर्म करने पर आगे बढ़ रही है या अभिक्रिया में गर्म करने पर उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और क्या देखे थे इसमें? तो देखिए, इसमें देखे थे कि अगर कोई अभिक्रिया जो है एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर हो रहा है तो ताप और दाब को भी कैसे दर्शाते हैं? तो जो एरो का तीर है उसके ऊपर मान लीजिए ये 193 केल्विन पर हो रहा है और इसके लिए वायुमंडलीय दाब है 1 वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार से एरो के तीर में हम इसके अवस्था को दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसको अगर समझना है तो सीधा से याद रखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हमेशा इस प्रकार से डबल तीर होगा और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सिंगल तीर का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये गैसीय जितने भी अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाओं में उनको प्रत्येक जानकारी सही सही प्राप्त हो, इसके लिए उनके कमियों को दूर किया गया। और इन कमियों को दूर करने के बाद हम कोई भी रासायनिक रिएक्शन उठा करके देखते हैं तो हमें वहां पर पता चल जाता है कि अभिकारक जो है गैसीय है या फिर लिक्विड है या जलीय अवस्था में है, और उत्पाद जो है जो बन रहा है वो भी गैसीय अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या तो फिर जलीय अवस्था में है। इस प्रकार से हमें जानकारी हो जाती है। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम या फिर कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे कल। थैंक यू।